ठीक है सर, अगर वो कंटेंट भी शेयर करोगे हाँ, कंटेंट नहीं शेयर करना। तो पढ़ा दो, वीडियो चालू कर दो सर। ठीक है सर। कैमरा ऑफ कर सकते हैं कि नहीं? कैमरा ऑफ करना है कि वैसे? ठीक है सर, आप चालू कर दो। हाँ, ये करें नरेश जी, कैमरा ऑफ कर सकते हैं कि नहीं? अच्छा, अभी दो लोग आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं जुड़े हुए, आयशा और तनु। आप लोग तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आज ये रिवीजन क्लास थी अभी, और ऑफलाइन हम लोगों ने रिवीजन किया भी, जो आपका टॉपिक था बहुत सारा। जैसे उसमें लगभग सारे हो गए, सूचना क्रांति तक हो गया था। एक बार ऑनलाइन भी जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ कुछ बिंदुओं पे बात की जा सकती है, या तो आप लोगों की तरफ से कोई सजेशन हो कि सर इस टॉपिक पे बात हो, तो भी हम लोग ले सकते हैं। या तो एक तरफ से जो है कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण है उन पर चर्चा की जा सकती है, जैसा आप लोग सजेशन देंगे। कुछ है आप लोग सजेशन? सर पहले आप जो टॉपिक्स पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ा दीजिए, उसके बाद हम अपनी समस्याओं को बताते हैं। अच्छा, तो जैसे एक जनसंचार की जो अवधारणाएं हैं, मैक्लुहान और रेमंड विलियम्स की जो, और हयस हॉल और पीसी जोशी, तो बाकी उसके ऊपर मीडिया तकनीक और समाज का अंतर संबंध पे उस पर तो बातचीत काफी हो गई है। तो इन पे भी मतलब बात हो गई थी, लेकिन हम सोचते हैं एक एक दो दो पॉइंट जो है इस पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जो ये मैक्लुहान का है, और एस हॉल का हो गया या रेमंड विलियम्स का हो गया, इन पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे मैक्लुहान का जो जनसंचार की संबंधित जो अवधारणाएं थी, जो सिद्धांत था, तो उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो मैक्लुहान के बारे में आप लोगों की समझ जो है क्या है, कुछ आप लोग बताना चाहेंगे कि मैक्लुहान के बारे में, मतलब आप लोग कुछ क्या समझते हैं, जैसे कोई भी बता सकता है। मैक्लुहान को पढ़ा? हाँ जी। मैक्लुहान एक ईसाई धर्म के थे। उन्होंने परंपरावादी संचार के ऊपर काम किया है, माध्यमों की उन्होंने विवेचना वगैरह की है कि, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, आपने बताया था। अच्छा, जी जी। और उनका नजरिया है कि टीवी जो है मतलब देखना चाहिए, खराब नहीं है, व्यावसायिक माध्यम मात्र है, ये सब चीजें उन्होंने बताई थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टियां दी हैं उन्होंने, मुख्यतः परंपरावादी। बढ़िया, और कोई? तो जैसा कि अभी बताया हमें कि परंपरावादी है मैक्लुहान, बिल्कुल सही है। उनकी प्रसिद्ध किताब थी अंडरस्टैंडिंग मीडिया और द मैकेनिकल ब्राइट फोकलोर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन। ये उनकी मतलब कुछ पुस्तकें थी। इन्होंने कहा कि जो टेलीविजन के इस बारे में दो नजरिया इन्होंने कहा कि प्रचलित है। एक नजरिया जो सीधे बुराई करता है टेलीविजन की, कि मतलब टेलीविजन खराब है। दूसरा नजरिया कहता है कि इसका व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रचार व्यवसायिकता की कसौटी में कस के देखता है। लेकिन मैक्लुहान जो है उस समय एक ऐसा विचारक था जो इन दोनों से परे जो है टेलीविजन को गंभीरता से विश्लेषित करते हैं, और इस गंभीरता में ये इनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावों को जो है स्पष्ट करते हैं मैक्लुहान। कि इनका जो एक तरह से टीवी का जो है केवल इतना ही नहीं होता है कि इसको देखने से मतलब जो है हमारे अंदर बुराइयां आती हैं, या इसका हम केवल व्यवसायिक उपयोग कर सकते हैं।
इसको जो है उन्होंने कला के रूप में जो है कि एक इसमें जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कलाओं के प्रसारण में, कलाओं के प्रदर्शन में जो है किस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका उन्होंने बताया। और उन्होंने जो इस पूरी जो जनसंचार की जो क्रांति है, जनसंचार का जो कालखंड है, जैसे अगर उसको हम विभाजित करें तो एक आता है आजादी के पहले की, जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में आजादी के पहले की हिंदी पत्रकारिता, फिर आजादी के बाद। आजादी के बाद वाले हिंदी पत्रकारिता में दो तरह की चीजें आती हैं निकल के। एक आता है सूचना संचार क्रांति के बाद और एक सूचना क्रांति के बाद। अब जब हम इन सब चीजों के बीच में अगर गहराई से मैक्लुहान के नजरिए से देखें तो ये जो परिवर्तन आया है, जो ये कालखंड का जो विभाजन हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं तकनीकी प्रगति या तकनीकी परिवर्तन भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तकनीकी परिवर्तन का। उसी तरह से मैक्लुहान का जो कहने का नजरिया था वो पश्चात समाज में भी वो उसी तरह से वो देखते हैं। कहते हैं कि जो पश्चात समाज, जो औद्योगिकरण के पूर्व का जो समाज था और औद्योगिकरण के बाद का जो समाज है, उसका सोच किस तरह से, उसकी सोच में कैसे बदलाव आया है, कैसे उसके पास सुविधाएं और सब चीजें उपलब्ध होने के बाद हर वस्तु के प्रति उसका नजरिया बदला है। तो जैसे होता क्या है कि पहले के समय में जैसे आप प्रेमचंद की कहानियां पढ़े होंगे, हीरा मोती जैसे बैल वाली कहानी आपने पढ़ा होगा। मेरी आवाज तो सब तक जा रही है ना? आवाज मेरी स्पष्ट जा जी रही है आप सर। लोग तक कि नहीं? जी सर। जी सर। हाँ। तो जैसे आप देखेंगे प्रेमचंद की कहानियों में या अन्य कहानियों में, या तीसरी कसम आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो उसमें बैलगाड़ी का जिक्र आता है या उस तरह की चीजें जिक्र मतलब आती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब औद्योगिक क्रांति हमारे मतलब भारत में हुई, उसके बाद जो है बैलगाड़ियों का जो है जमाना लग गया, जैसे कह सकते हैं आप। उनका कहीं कोई कहानियों में जिक्र नहीं आएगा, कहीं कहीं शौकिया बस अगर तांगे वांगे चल रहे होंगे तो इस तरह से। तो अब इस चीज को अगर देखेंगे मैक्लुहान के नजरिए से, तो इसमें तकनीक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी से या बैल से किसी का लगाव कब हुआ, वो हमारे लिए उपयोगी नहीं रह गए। तो उनकी उपयोगिता जो है, अरे सर, उपयोगिता हमारे। नहीं है सर। सर हाँ हाँ। कैमरा तो ऑन करो सर। अच्छा अच्छा। तो उनकी उपयोगिता हमारे जो है समाज में नहीं रह गई है, तो इसलिए जो है वो चीजें जो है हमारे लिए वो नहीं रही। तो मैक्लुहान भी यही कहते हैं कि अगर हम विश्लेषण कर रहेंगे तब आप जनसंचार के को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे। आपको जो है उसके लिए कहीं न कहीं उस औद्योगिक क्रांति को भी विश्लेषित करना पड़ेगा जो साथ में घटित हो रही है। अब वो अपनी पुस्तक में कहते हैं कि जो पूर्व औद्योगिक समाज की तुलना में आधुनिक समाज के व्यवहार और आदतों में बहुत परिवर्तन है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया आपको बैलगाड़ी का, और आज आधुनिक गाड़ी का। मतलब बैलगाड़ी देखिए कहानियों से गायब हो गई। ऐसे ही आप जैसे आज के समय में मैला आंचल पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोगों ने अगर पढ़ा होगा सिलेबस के दौरान, तो मैला आंचल से उस तरह नहीं जुड़ पाएंगे जैसा आज से 20 साल 30 साल पहले का व्यक्ति जुड़ेगा मैला आंचल से। क्यों? क्योंकि बहुत सारी तकनीकी परिवर्तनों के कारण बहुत हमारे व्यवहार और आदतों में बदलाव आ चुका है। यही चीजें ये अपनी पुस्तक इनका द मैकेनिकल ब्राइड फोकलोर ऑफ इंडस्ट्रियल मैन में इन्होंने लिखा। और इन्होंने कहा कि लोक साहित्य का जब निर्माण होता है तो लोग केवल उसमें जो है उसका हिस्सा नहीं होता है, लोग शामिल होता है। इसी तरह जैसे आंचलिक उपन्यासों की जो अवधारणा है, आप उसमें पढ़ते होंगे कि आंचलिकता जो है, जो आंचलिक उपन्यास होता है उसमें कोई नायक नहीं होता है, उसमें आंचल नायक होता है। जैसे आप महिला आंचल में देखते होंगे कोई नायक नहीं है। उसी तरह से यहाँ भी वो इस अपने सिद्धांत से स्पष्ट करते हुए मैक्लुहान कहते हैं कि लोक साहित्य में यही विशेषता होती है कि पूरा लोक उसमें शामिल होता है और वो केवल हिस्सा नहीं होता है, वो उसमें जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो जनसंचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है ना, अधिक से अधिक लोग सहभागिता करें, केवल श्रोता ना रहें, सबको अपनी बात स्पष्ट करने का वो मिले। अब इन्हीं सब चीजों को लेके जब मैक्लुहान आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं माध्यम ही संदेश है। अब यहाँ पर क्योंकि इन्होंने तकनीक का अध्ययन ज्यादा किया, इनको ये समझ में आया कि टेक्नोलॉजी ही सब कुछ है। मैक्लुहान कहते हैं कि माध्यम ही जो है संदेश है। अब यहाँ इस सिद्धांत के पीछे एक बहुत बड़ी अवधारणा है, बहुत जो है व्यापक अवधारणा है। मतलब कि हम जिस चीज के लिए
जैसे जैसे हम अगर टीवी पे बोलेंगे या हम कहीं पर बोलेंगे जैसे प्लेटफॉर्म पे, तो हम उसी तरह से तैयारी करके उसी तरह के विचार तैयार करके ले जाते हैं। अगर हमें 100 लोगों के बीच में बोलना है तो हम अलग तरीके से बोलते हैं, लाखों लोगों के सामने बोलना होता है तो हम अलग तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर श्रोता से ज्यादा डिसाइड कौन कर रहा है कि हम कैसा बोलेंगे, क्या करेंगे, ये कौन करता है? माध्यम करता है। तो वही चीज ये कहते हैं कि माध्यम जो है, माध्यम ही आज के समय में संदेश है। आज के समय में शब्द से ज्यादा महत्वपूर्ण ये मानते हैं, मैकलहान का मानना है कि शब्द कहाँ बोले जा रहे हैं, किस माध्यम से हमारे तक पहुंच रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है, ना कि शब्द महत्वपूर्ण होता है। ये अपनी इनकी एक अवधारणा थी। अब जैसे कहते हैं मैकलुहान जो है औद्योगिक परिवर्तन को देखते हुए कहते हैं कि जनसंचार के सिद्धांतों को समझने के लिए हम अगर गहराई से अपने आसपास विश्लेषण करें तो आज के समय में पड़ोस और पड़ोसी की अवधारणा बदल गई है। आज के समय में संसाधनों ने एक क्लिक पे आपको सारी चीजें उपलब्ध करा देती हैं। पहले था कि व्यक्ति बहुत सारे कामों के लिए, बहुत सारी जानकारियों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता था। आज नहीं है। आज तकनीक ने उसे जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनाया है, लेकिन वो सामाजिक रूप से जो है एक कटा हुआ महसूस करता है। तो उन चीजों को लेके भी मैकलुहान का अपना विश्लेषण रहा है और वो कहते हैं कि आज मीडिया ने हमें चारों तरफ से जकड़ रखा है। आज हमारा जीवन का कोई भी पहलू हो, वो उनमें मीडिया की उपस्थिति इतनी व्यापक है कि हमारा कोई भी हिस्सा ना हमसे मीडिया से अछूता है और ना मीडिया के माध्यम से अपरिवर्तित मतलब हुए नहीं रह सकता है। अब इसी अर्थ में कहते हैं कि और ये मीडिया को ये मजबूती मिली है माध्यम से, जो मतलब प्लेटफॉर्म जिससे वो संदेश को हमारे तक पहुंचाते हैं, उन उसके माध्यम से मीडिया को ये पकड़ या ये मजबूत स्थिति हासिल हुई है। अब माध्यम क्या करता है? माध्यम हमारे भीतर जो, जैसे अगर आप देखेंगे कोई चीज टेलीविजन पे आ रही है, कोई चीज रेडियो पे आ रही है, तो उसका प्रस्तुति करने का तरीका अलग होता है और उस भाव से हम देखते हैं। जैसे अगर हम टीवी पे कोई चीज देखेंगे तो हमें जो है कि बैठ के देखना पड़ेगा। रेडियो पे हम केवल सुनते हुए अपना काम करते हुए भी देख सकते हैं। ऐसे अन्य जो माध्यम मतलब उसमें जो है केवल सुनने वालों में हम केवल अन्य काम करते हुए भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए माध्यम प्रभाव डाल रहा है कि नहीं। अगर आप वही चीज टीवी पर कोई चीज सुनना होगा, देखना होगा, तो आप जो है उसको देखेंगे टीवी पर, सुनेंगे भी और देखेंगे भी। मतलब आप दो तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं भी कोई ना कोई या तो वो चित्र मिस हो जाएगा या तो आपको आवाज मिस हो जाएगी। अब वहीं रेडियो में क्या है, रेडियो में बड़े आराम से लोग अपना काम करते हुए चीजें करते हैं। तो अब ये मैकलुहान की अवधारणा यहाँ पर पुष्ट होती है कि माध्यम निसंदेह जो है हमारे केंद्रिक अनुभूति को उभार कर उसको नियंत्रित करते हैं और हमारे सोचने और कार्य करने के तरीके को भी परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने कई थ्योरियां दी। जैसे एक दिया हार्ट मीडियम भी थ्योरी दी, एक कूल मीडियम दी और इसी तरह विश्वग्राम की अवधारणा दी। और इन्होंने जो विश्वग्राम की अवधारणा दी उसमें यही बताया कि जैसे जैसे ये जनसंचार के दायरा बढ़ रहा, उससे ज्यादा तकनीक जो है हमारे जीवन को किस तरह अपने भीतर जकड़ रही है। कि जो हिंदी कविता में, आधुनिक कविता में आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा लघुमानव की अवधारणा, यानी मानव कितना लघु होता जा रहा है, बहुत हद तक मानव की अपनी स्वायत्ता खत्म होती जा रही है। ये सब बातें ये जो है अंडरस्टैंडिंग मीडिया में लिखते हैं। और ये पीछे से कनाडा के टोरंटो जो यूनिवर्सिटी है उसमें अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और ये बहुत हद तक जनसंचार में जो है शब्दों का जो माया जाल होता है, शब्दों का जो जकड़ होती है, उसकी जो स्थिति कमजोर होती जा रही थी, उस पर चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि जो शब्दों की उपस्थिति कमजोर हो जा रही है, माध्यम की उपस्थिति जो महत्वपूर्ण हो जा रही है, इससे मनुष्य का जो अपना नवाचार करने की क्षमता होती है या मनुष्य की जो जन्मजात प्रतिभा होती है, वो कहीं न कहीं से उसमें मध्यम पड़ रही है। वो चीजें आगे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से इनके जो है जो दो सिद्धांत है, विश्वग्राम और माध्यम ही संदेश। लेकिन अगर हम इनकी अगर निगेटिव चीजें देखें मतलब सिद्धांत की, तो माध्यम कितना भी प्रभावी हो, लेकिन वो शब्दों की जो प्रभाविकता को कम नहीं कर सकता है या शब्दों का जो है महत्व कम नहीं हो सकता है। ये अवश्यंभावी हो सकता है कि भाई
टीवी पे कोई चीज आ रही है या कहीं भी आ रही है, लेकिन हम उससे ज्यादा देखते हैं कि जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। कभी कभी हम जो है आंख बंद करके भी कुछ चीजें सुनते हैं और देखते हैं। अब जब हम आंख बंद करते हैं तो हम कहीं न कहीं उस चीज़ से हमारी ऐन्द्रिक अनुभूति जुड़ जाती है। यानी हम मन से अपने उस चीज़ से अपने को जोड़ लेते हैं। तो हमें फिर कोई और दृश्य ध्यान नहीं रहता है। तो जो एकाग्रता के स्तर पर मतलब जो चीज़ हमें आकर्षित कर ले, वो व्यक्ति के अंदर की प्रतिभा ही होती है, कोई माध्यम नहीं होता है। कि कोई बहुत चीज़ें चकाचौंध जो है आपको विस्मित कर सकती हैं, आश्चर्यचकित कर सकती हैं। लेकिन आपको एकाग्र करके ठहराव तक नहीं ले जा सकती। तो वो चीज़ें अगर हम इनके सिद्धांत को मानने के माध्यम ही संदेश है, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें गलत साबित होती हैं। तो इस तरह से हम हालाँकि ये बात सही है कि आज माध्यम पहले से अधिक शक्तिशाली हैं। आज बहुत हद तक कई बार शब्दों का जो है प्रयोग उतना मायने नहीं रखता जितना माध्यम का रखता है। लेकिन इन सब के बावजूद शब्द जो है अपनी अर्थवत्ता को और अपनी गंभीरता को निसंदेह धारण किए रहते हैं। तभी अगर दोनों में सामंजस्य नहीं होगा माध्यम और शब्द अगर मान लीजिए बहुत अच्छा माध्यम है और शब्द बहुत सतही बोल रहे हैं, तब भी नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए दोनों में सामंजस्य बना के जो है चीज़ें जनसंचार में और अधिक तरह से प्रभावी करके हम सूचनाएँ एक-दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। और ये नए इलेक्ट्रॉनिक युग की यही खूबी है कि मशीन और मानव का जब-जब सामंजस्य थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होगा, तब-तब जो है चीज़ें जो है बेतुकी और बेढब हो जाएँगी। अब इसलिए कितना भी एआई आ जाए, कितनी भी वो चीज़ें आ जाएँ, मानव मस्तिष्क का क्योंकि स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि मानव मस्तिष्क ने ही एआई और सब चीज़ों को बनाया है। तो ये आपका मार्शन मैक्लुहान का सिद्धांत था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेमंड विलियम्स। अब लेकिन मार्शन मैक्लुहान संबंधित कोई प्रश्न हो आपके, तो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग रेमंड विलियम्स को पढ़ेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न हो, तो बिल्कुल पूछिए। ये लास्ट क्लास है। इसके बाद समय नहीं रहेगा आपके पास पूछने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है मार्शन मैक्लुहान संबंधित, इनके सिद्धांत से संबंधित? जी नहीं सर, आगे चलिए सर आप। ठीक है, तो रेमंड विलियम्स अगले विद्वान है हमारे जनसंचार की अवधारणा में। रेमंड विलियम्स एक मार्क्सवादी व्यक्ति थे, लेकिन ये मार्क्सवाद के सिद्धांत से जो है एक होता है कि किसी सिद्धांत को लेके भावनात्मक आग्रह रखना और एक होता है किसी सिद्धांत को लेके भावुक हो जाना। तो इन दोनों में अंतर होता होगा ना? जैसे भावनात्मक आग्रह और भावुकता में क्या अंतर होता है, कोई बताएगा? जैसे किसी चीज के प्रति भावनात्मक आग्रह रखना और किसी चीज के प्रति भावुकता रखना, दोनों में अंतर होता है। बताएगा कोई? जैसे हम किसी चीज के प्रति हमारा झुकाव होता है। भावुकता यानी मैं हम लोग जो है जैसे कहते हैं मजबूर या ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं एकदम अंतिम क्षण में, जब वो चीजें जाहिर हो जाती हैं। तो वो चीजें होती है, क्या कहते हैं ना, आदमी को भावुक नहीं होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए लेकिन भावुक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी रेमंड विलियम्स जो है मार्क्सवाद से भावनात्मक आग्रह रखते थे लेकिन भावुक नहीं थे मार्क्सवाद को लेकर, मतलब किसी भी तरीके से मार्क्सवाद ही महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए। हाँ, उसके विचार कुछ सिद्धांत से उनकी सहमति थी, कुछ असहमति। तो ये रेमंड विलियम्स का जन्म एक मजदूर परिवार हुआ था और इस ऐसे परिवार हुआ था जहां पर जीवन यापन के लिए कठिनाइयां थी। तो इसलिए इनके जो जनसंचार के सिद्धांत को समझने और देखने का जो नजरिया है उसमें काफी अंतर आता है। अब जैसे मार्शन मैक्लुहान का आप लोगों ने बताया परंपरावादी हैं और एक धर्मनिष्ठ थे, तो उनके देखिए सोच में एक अंतर है और रेमंड विलियम्स के सोच में भी एक अंतर दिखता है। अब आप देखिए इनके यहाँ जो अंतर है वो ये है, इन्होंने 1962 में 1962 में जो अपनी पुस्तक कम्युनिकेशंस लिखी, उसमें इन्होंने एक जो है तथ्य स्पष्ट करते हुए लिखा कि संचार और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, दोनों में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, यानी अन्योन्य आश्रित संबंध होता है।
और कहते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति का दर्जा किसी भी रूप में औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के चलने वाले संघर्षों से कम नहीं होता। आपने ऊपर देखा, अभी हमारी जो इससे पहले चर्चा कर रहे थे, मार्शन मैक्लुहान औद्योगिक क्रांति को बल देते हैं, लेकिन रेमंड विलियम्स जो है सांस्कृतिक क्रांति को बल देते हैं। अब उन्होंने जो है कहा कि सांस्कृतिक क्रांति जो होती है वो मानव के मुक्ति के जो है प्रयत्नों का फलस्वरूप जो है उभर कर सामने आती है। अब इन्होंने जो है संचार क्रांति को जैसे हम औद्योगिक क्रांति के ही तहत रखेंगे, तो इसको अगर हम कहें औद्योगिक क्रांति और लोकतंत्र के लिए की गई क्रांति, इन सबसे जो है किसी मामले में कम सांस्कृतिक क्रांति नहीं है। और ये कहते हैं कि केवल सूचनाओं का संप्रेषण नहीं होता है। रेमंड विलियम्स कहते हैं इस हम जनसंचार में केवल सूचनाओं का संप्रेषण नहीं करते हैं, हम अपने विचारों, अभिव्यक्ति और विश्वास का भी संप्रेषण करते हैं, दृष्टिकोण का भी संप्रेषण करते हैं। और उसी तरीके से पाठक भी उन चीजों को अपने दृष्टिकोण, अपने विचार, अपने व्यवहार के अनुसार उन चीजों को ग्रहण करता है। तो केवल सूचना के रूप में विश्लेषण करना वस्तुनिष्ठ रूप में ये जनसंचार के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। जनसंचार के लिए ठीक तभी होगा जब हम ये माने कि केवल हम सूचना नहीं दे रहे हैं, हम इसके जरिए अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को पाठक तक पहुंचा रहे हैं, और पाठक जो है उसको ग्रहण कैसे करता है ये भी हमारे तक पहुंचता है। जैसे हम बहुत सारी बार हम देखते हैं कि व्यक्ति कहता कुछ और है और जो है ध्वनित कुछ और होता है पाठक के मन में। वो एक कहावत मैंने उस दिन बताई थी कि एक कहावत है ना कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि तुम्हें क्या मिला है। इसके बीच में जो गैप होता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता है तुम्हें क्या मिला है, इसके बीच का जो गैप है ना, उसकी बात रेमंड विलियम्स करते हैं कि आप संदेश दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं, आपने सोचा कि सूचना हमने अच्छे तरीके से पहुंचा दिया, सामने वाले व्यक्ति के कान तक या सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच गई सूचना, लेकिन क्या वो सूचना उसी मायने में जिस विचार, जिस दृष्टिकोण के साथ हमने दी है, क्या पाठक जो है उसी विचार और दृष्टिकोण के साथ उसको ग्रहण करेगा? अब ये चीजें किससे पता चलेंगी? ये औद्योगिक क्रांति या फीडबैक ठीक है, सब चीजें, ये चीजें पता चलेगी व्यक्ति के सांस्कृतिक समझ से। जैसे हम कहीं बोल रहे हैं, अब वहां का जो समुदाय है वो किस तरह से है, क्या है, और हमारे कहे गए शब्दों का जो उस तक पहुंचा है उसका क्या रिएक्शन होगा, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम पाठक के जो है विचार, व्यवहार, विश्वास को जानेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना एसएमसीआर सिद्धांत, बल्लो का। एसएमसीआर सिद्धांत में जो है उसमें जो है सोर्स और रिसीवर की जो है योग्यताएं, जैसे नॉलेज, एटीट्यूड और तमाम तरह की चीजें उसमें थी, कल्चरल, सोशल, ये सब चीजें जो है वो जानना जरूरी है। वही रेमंड विलियम्स कहते हैं बिना जो है आप एक चैनल बना लिए, एक लाइन बना लिए कि हमने एक संदेश को दूसरे संदेश तक भेज दिया, लेकिन हमारा जो है मुख्य उद्देश्य होता है अपने विचारों को, अपनी जो है विश्वास को दूसरों तक पहुंचाना। अब वो कहते हैं कि आज के समय में जब हम देखते हैं लोकतंत्र का जो है बहुआयामी विकास हो रहा है, आज बहुत सारे प्रभावशाली तबके हैं जो लोकतंत्र पर नियंत्रण रखते हैं और उस नियंत्रण के लिए तमाम तरह की चीजें वो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज के समय के जो है संचार उपकरण निजी लाभ के लिए, निजी प्रचार के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम पत्रकारिता के इतिहास को हम केवल आर्थिक नजरिए से देखेंगे तो उचित नहीं होगा, बल्कि हमें उसको सामाजिक नजरिए से भी देखना होगा कि संदेश की सामाजिकता क्या है। आज हम संदेश इसलिए भेजते हैं या उसको रिसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं कि संदेश की व्यावसायिकता क्या है, ये कहीं से उचित नहीं है। उचित क्या होगा कि उस संदेश की सामाजिकता क्या है, उस संदेश से क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसी क्रम में इन्होंने जो है संचार व्यवस्थाओं के जो मॉडल थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ एक अध्ययन करते हुए इन्होंने 4 तरह के मॉडल बताए संचार व्यवस्था के। वो मॉडल थे अधिनायकवादी संचार व्यवस्था और पितृसत्तात्मक संचार व्यवस्था, व्यवसायिक संचार व्यवस्था और लोकतांत्रिक संचार व्यवस्था। अब जो अधिनायकवादी संचार व्यवस्था होती है, इसमें जो है तानाशाही व्यवस्था होती है। इसमें जो सत्ताधारी वर्ग का जो निर्देश होता है, जो विचार होता है, वही क्या होता है, उसी का प्रचार प्रसार करना होता है। और उसपे जो है कुछ ही व्यक्तियों का, जो सत्ता के शीर्षक लोग होते हैं, उन्हीं का नियंत्रण होता है।
और इस तरह से इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य होता है कि मुट्ठी भर लोगों के लक्ष्य को मजबूत करना या मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सत्ता को संरक्षित सुरक्षित करना। इस तरह से जो है देखेंगे कि अपने राजा के या अपने शासक के उद्देश्य को जो है सर्वोपरि रखना ही ऐसी संचार व्यवस्था का उद्देश्य होता है। जबकि जनसंचार जन कल्याणों को, जन सरोकारों को रखती है अपने ऊपर। फिर अगला आता है पितृसत्तात्मक संचार व्यवस्था, यानी आप एक सिद्धांत पढ़े होंगे, माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास ताकत होगी उसी का सब कुछ होगा। तो इसमें भी जो है जन समान के हितों और आकांक्षाओं को बस मुट्ठी भर लोगों के ध्यान रखकर किया जाता है और बहुत सारे दबाव समूहों के जो है अधीन, इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब इसमें जो है जनता के हितों के नाम पर चंद लोगों के जो है हितों को प्रभावी रूप से लागू करने का प्रयास किया जाता है। अब जो है इसमें जो सत्तारूढ़ वर्ग होता है वो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी अपनी विचार, परंपराओं और प्रथाओं को आम जनता के माध्यम से जो है व्यापक बनाना चाहता है या सब तक संप्रेषित करके उसको सबको शामिल करना चाहता है। अब जो है देखेंगे कि आप ये यह मॉडल कभी-कभी क्या है कि अपने भीतर जो है अनियंत्रित तरीके से निरंकुशता लाता है, यानी किसी को आवाज अभिव्यक्त करने का अधिकार नहीं देता है और कभी-कभी विरोध के लिए सेफ्टी वाल्व की तरह थोड़ा बहुत सहिष्णुता का प्रदर्शन करता है। यानी ये मूल रूप से रहता है अधिनायकवादी ही, लेकिन अंततः ये शक्तिशाली लोगों की तरफ जुड़ा रहता है। जैसे आज देखते होंगे आप कि बहुत सारे दबाव समूह जो है वो सरकार को जैसे घेरते हैं, कभी भी मतलब किसी भी सरकार को घेरते हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। अब वो क्या है कि वो शक्तिशाली समूहों को मीडिया जो है मैनेज करके मीडिया अपने हिसाब से वो करती है। अब जब मीडिया देखती है कि अगर सत्ता मजबूत है तो सत्ता की तरफ रहेगी, अगर उसको लगता है कि इस आंदोलन से सत्ता हिल जाएगी तो तुरंत उस आंदोलनकारियों के साथ हो जाती है। तो ये प्रतिसत्तात्मक व्यवस्था में होती है। अधिनायकवादी व्यवस्था में नहीं, वो कुछ भी हो सत्ता के साथ रहेंगे। तो यही दोनों में बेसिक अंतर होता है। फिर एक आता है इनका व्यवसायिक संचार मॉडल। अब व्यवसायिक संचार मॉडल में जो है किसी को भी अभिव्यक्त रहती है कि अपनी चीजों को बेचने और खरीदने की सुविधा होती है और यह भी एक इनविजिबल फोर्स यानी अदृश्य शक्तियों के हाथ में बाजार टिकी रहती है। आप जानते हैं हमेशा कि बाजार में कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, यानी कुछ बिग प्लेयर्स होते हैं जो बाजार में डोमिनेट करते हैं, बाजार को अपने हिसाब से नियंत्रित करते हैं। वैसे यहाँ पर भी होता है और शक्ति दिखेगी नहीं लेकिन वो रहती है। अब इस तरह से आप देखेंगे तो ये जो व्यवसायिक मॉडल है उसमें जो है अच्छी चीज बिकेगी या नहीं बिकेगी इससे महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो चीज ज्यादा बिकेगी वही अच्छी है। अब चाहे कोई बहुत अच्छी चीज, शास्त्रीय चीज हो, कलात्मक चीज हो, अगर उसके खरीदार नहीं है वो खराब है। इसमें जो है अच्छा और बुरा का सबसे बड़ा मापक क्या है कि वो चीज अगर अच्छी है तो सबके लिए अच्छी तभी मानी जाएगी जब वो बिकेगी। तो इस तरह से इसमें कलात्मक और शास्त्रीय जो है चीजों को जिनके खरीदार कम है या जिनसे जो है पैसा कम आएगा। अब इसका ऐसे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि जिन न्यूज़ों को देखने में व्यूज कम आएगा, जिन जिन खबरों से हमारी टीआरपी कम आएगी, उन खबरों को कहाँ कोई दिखाता है। उन्हीं न्यूज को, उन्हीं खबर को दिखाया जाएगा जिससे व्यूज और टीआरपी ज्यादा आएगी। अब ऐसे में कई बार जरूरी कहते नहीं कि जरूरी समाचारों को मीडिया समूह नहीं दिखाते हैं, जो जन सरोकार के जरूरी रहते हैं, जिनसे लगता है कि इतनी बड़ी जो है कोई हमारा व्यूज नहीं आएगा। क्यों नहीं दिखाते? इसलिए नहीं दिखाते ना कि व्यूज नहीं आएगा। तो वो व्यवसायिक मॉडल के तहत ही है। और एक लोकतांत्रिक देश में जो है अधिनायकवादी व्यवस्था भी रहती है, पितृसत्तात्मक भी रहती है और आपका जो है ये व्यवसायिक भी रहता है। ये आप देखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देख लीजिए, कुछ चंद समूह घराने होंगे जिनका मीडिया पे बहुत ज्यादा रोल रहता है। आप देखेंगे और व्यावसायिकता के दौर से देख ही रहे हैं कि आजकल टीआरपी रेटिंग का जो है न्यूज चैनलों में बहुत मार रहती है कि हाँ हमारा ये जो है इतना व्यूज आ रहा है, हम इसे नंबर 1 टीआरपी वाले हो गए हैं। तो उसमें क्या होता है, खबरें किसी तरह से ऐसी सी लाई जाए जिनका वाणिज्यिक मूल्य हो। ऐसे में जो चीजें शास्त्रीय या कलात्मक ऐसे प्रोग्रामों के बारे में आपको मीडिया वाले नहीं बताएंगे, नहीं कवरेज करेंगे। अब एक उदाहरण के रूप में अगर कहीं मान लीजिए शास्त्रीय सरोद वादक या तबला वादक है, इस तरह का कहीं कोई कार्यक्रम है शास्त्रीय संगीत का या कहीं नाटक का है, तो उसकी कवरेज जो है मीडिया में उतनी नहीं रहेगी जैसे ही कोई अगर व्यवसायिक फिल्मों का अगर अभिनेता या अभिनेत्री आ जाएगी, जितना उसके
कार्यक्रम की कवरेज रहेगी। अब यहाँ पर वास्तविक रूप से किस कार्यक्रम की होनी चाहिए? जो शास्त्रीय संगीत है। लेकिन अब यहाँ पर सेलिब्रिटीज के जो है इसलिए करते हैं क्योंकि व्यावसायिक रूप से वो खबर ज्यादा बिकेगी। तो इसलिए जो है व्यावसायिक मॉडल जो है उचित नहीं है, क्योंकि इसमें जो है खबरों की मात्रा से ज्यादा जो है खबरों की बिक्री जो है महत्वपूर्ण होती है। अब इन सब के बाद एक है आपका लोकतांत्रिक संचार मॉडल। ये आदर्श मॉडल है। ये कहीं पूरी तरह से लागू है, कहीं एकदम नहीं लागू है। और ऐसे मतलब जो है इसीलिए एक मीडिया का जो है रैंकिंग भी निकलती है, तो उसमें देखेंगे बहुत सारे देशों की रैंकिंग बड़ी नीचे रहती है। तो यहाँ पर जो ये लोकतांत्रिक संचार मॉडल है पूर्णतः कहीं लागू नहीं है, एक आदर्श व्यवस्था है। ये क्या करता है, ये व्यवसायिक मॉडल को तो अपने भीतर समाहित करता है, यानी सबको अभिव्यक्ति का मौका देगा, सबको वो करेगा, लेकिन अधिनायकवादी और पितृसत्तात्मक संचार के मॉडल से अपने को दूर दिखाता है। लेकिन कहीं न कहीं इसके जो है कुछ जो है कुछ मूल्यों में अधिनायकवादी या पितृसत्तात्मक संचार व्यवस्था दिखाई पड़ती है। अब ये भी क्या है कि ये सोचते हैं कि चैनलों को जो है मुनाफा हो, चैनलों को पैसा मिले, लेकिन वो सरकार के द्वारा दिया जाए। जी, व्यावसायिकता में क्या है, बाजार के द्वारा उसको पैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए वो अच्छा चैनल है तो उसको लोग ज्यादा देखेंगे। यहाँ क्या है, इनको सरकार मदद करे, सरकार अपने नियंत्रण में रखे। लेकिन एक चीज की इसमें कमी है कि अगर सरकार अपने नियंत्रण में मीडिया को रखेगी, वो कहीं न कहीं अधिनायकवादी व्यवस्था हो जाएगी, यानी मीडिया समूह जो है सरकार के खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए जो है इस लोकतांत्रिक जो संचार मॉडल है ये सबसे अच्छा मॉडल माना जाता है, लेकिन इसमें भी कई कमियां हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है, जब आर्थिक तौर से अगर आप निर्भर नहीं रहेंगे संचार वाले चैनल और सरकार के आश्रित रहेंगे, तो उतनी विश्वसनीयता से सरकार के विरोध में खबरें नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जो है जन माध्यमों को जो है आर्थिक मदद मुहैया कराने के बजाय उन्हें बाजार आधारित हो, लेकिन हाँ बाजार आधारित व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा का ऐसा रूप ना हो, वो रूप नियंत्रित हो। हालांकि उसको सरकार ने जैसे नियंत्रण करने का प्रयास अपने यहाँ किया भी है। जैसे एक ही समय सारे न्यूज वाले जो है ऐड दिखाएंगे, या इतने बजे से इतने बजे तक ही न्यूज दिखा सकते हैं, सबका प्राइम टाइम एक समय होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप देखते होंगे जैसे मान लीजिए 5 मिनट का न्यूज के बीच में आप ऐड का स्लॉट चलाएंगे। अब जैसे जो बड़े न्यूज चैनल्स हैं, अब उनमें क्या होगा, उनको जो है 5 मिनट का जो है हाई पेड मिलेगा, और जो छोटे न्यूज चैनल हैं वो 5 मिनट पता लगा एक ऐड या दो ऐड पाए वही दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें अंत में बात वही टीआरपी की आ जाती है। इसलिए जो है ये भी व्यवस्था आदर्श रूप में ठीक है, लेकिन वैसे तो नहीं मतलब उचित है। तो इस तरह से ये रेमंड विलियम्स का भी जो सिद्धांत है, इसकी कुछ प्रमुख प्रमुख बातें हैं। ये हम लोगों ने पूरी तो बात नहीं की, लेकिन कुछ कुछ प्रमुख बातें जो लगी कि चर्चा करना चाहिए। ये रेमंड विलियम्स के सिद्धांत संबंधित आप लोगों के साथ चर्चा हुई। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हम लोग यस हॉल और पीसी जोशी को जो है पढ़ेंगे। और यस हॉल और पीसी जोशी में बहुत ज्यादा अंतर, मतलब बहुत विशेष बातें नहीं दिखाई पड़ती हैं। वो लगभग रेमंड विलियम्स और मैकलुहान के ही सिद्धांतों का वो लोग विस्तार और उसी के ऊपर बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो अगर रेमंड विलियम्स संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। रेमंड विलियम्स संबंधित कोई प्रश्न हो। नहीं सर। किसी का कोई प्रश्न? रेमंड विलियम्स संबंधित कोई प्रश्न नहीं है? तो अच्छा, यस हॉल के बारे में कोई बताएगा कुछ, जो रेगुलर क्लास लिए होंगे? यस हॉल के बारे में बताइए कुछ। स्टुअर्ट हॉल के बारे में। यस हॉल के बारे में कोई कुछ तो आप लोग जो भी थोड़ी बहुत समझ रखते हो बताइए।
पढ़ा तो होगा ना ये सवाल को आप लोगों ने? यस सर, पढ़ा था। हाँ, तो कुछ बताइए ये सवाल के बारे में। सर जो इनका भी समझ। जन्म 1920 हम्म, लो सर इनका हाँ जन्म बोल। 1925 में हुआ था और बहुसंस्कृतिवाद का पिता माना जाता है इन्हें। और इनका मुख्य चिंतक का पहलू था माध्यम और तकनीकी किस तरह हमें प्रभावित करती है, इस बारे में बात की हुई है। हम्म, और कोई बताएगा? और कोई? ये सवाल के बारे में से और लोग क्लास लेते थे ना, आप लोग जो लेते थे रेगुलर, वो बताएं। चलिए कोई नहीं, हम लोग जो है ये सवाल के बारे में बात करते हैं। इनका जैसे आपने नाम सुना, स्टुअर्ट हॉल था। इन्होंने भी जो है रेमंड विलियम्स का जो सिद्धांत था, जो कहते थे केवल हम संदेश नहीं संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की कुछ बातें ये भी करते हैं। कहते हैं कि संदेश केवल संदेश नहीं होता है, उसको हम तोड़कर जो है देख सकते हैं कि उसमें जो है एक फॉर्म होता है, मतलब एक फॉर्मेट होता है, उसी को जो है स्पष्ट करते हुए कहते हैं। और जो है इनका भी मुख्य ध्यान था संस्कृतियों पर बात करते हैं कि संस्कृतियां जो है किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, संस्कृतियों में कैसे संस्कृतियां बदलाव से युक्त होती हैं। इस पे बड़ा एक अच्छा इनका थोड़ा काम था। इसके अलावा इन्होंने कुछ शब्द दिए जो माध्यम के अध्ययन के क्षेत्र में, जन माध्यम, संस्कृति, पॉपुलर कल्चर, मॉस कल्चर। अब ये पॉपुलर कल्चर और मॉस कल्चर में अंतर करते हुए भी स्पष्ट करके आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। अब इन्होंने जो बदलाव को पकड़ा, जो हमारे जीवन में जो बदलाव आ रहा है, जो रेमंड विलियम्स भी कह रहे थे कि सांस्कृतिक परिवर्तन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक क्रांति ही जो है औद्योगिक क्रांति के साथ साथ चलती रहती है। उसी पर ये बात करते हुए कहते हैं कि पुरानी संस्कृतियां हमारे बीच से चली क्यों जाती हैं, अच्छी लगती हैं, लुभाती हैं, लेकिन रुकती नहीं, चली जाती हैं। कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है कि जिस जिंदगी की जिस शैली ने उसे पैदा किया, वो शैली ही जो है चली गई हमारे बीच से। अब जैसे हमने अभी प्रेमचंद की कहानी का एक उदाहरण दिया था आपको, बैलगाड़ी का। अब आपको बैलगाड़ी या जो भी जिनका बचपन में अगर ऐसे उस पर बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक नॉस्टैल्जिक या एक भावनात्मक जो है आग्रह रखते होंगे कि ऐसी चीजों पे। लेकिन आप क्या आज के समय में संभव है कि आप उस पर बैठना पसंद करेंगे धूप में, या जैसे आपको खुद ही लगेगा कि मतलब उस तरह से? तो ये चीज क्यों बदली? क्योंकि हमारे जो है जीवन से, जब आज 10 विकल्प हो गए हमारे पास कहीं भी जाने आने के लिए, आज हमारे जीवन की गति बदल गई। अब सामुदायिक जिंदगी जो है हमारी बदल गई छोटे स्तर पर। जैसे पहले एक व्यक्ति अगर कहीं बसता था, तो आसपास उसको बहुत सारी चीजें अपने अड़ोसी से या पड़ोसी से पता चलता था कि भाई ये चीजें यहाँ पर हैं, वो चीजें यहाँ पर हैं। आज के समय में क्या है कि आप ऑनलाइन जो है, कोई भी आपको चाहिए, घर के होम अप्लायंस के लिए कोई सामान चाहिए या कोई वर्कर चाहिए, या कहीं जाने के लिए गूगल मैप है, होम अप्लायंस के लिए बहुत सारे ऐप हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। लिहाजा व्यक्ति जो है एक एक साल, दो दो साल किसी जगह रहता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। ऐसे कई केसेस भी आए, आपने देखा कि पता लगा व्यक्ति की डेथ हो गई और एक एक महीना बाद पता चला है, दो दो महीने बाद पता चला है। तो आज के जब इस वैयक्तिकता के, घोर वैयक्तिकता के युग में आप अगर देखेंगे, तो संस्कृति के जो बदलाव आए हैं, वो तकनीक के बदलाव से साथ साथ, तकनीक ने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब इस तरह के बदलाव आएंगे कि लोग एकांत प्रिय इतने हो जाएंगे या वैसे हो जाएंगे। क्योंकि टीवी आया तो घर के सारे लोग एक साथ बैठ के देखते थे टीवी को। फिर बाद में टीवियां जो है घर कमरे कमरे में लगने लगी,
फिर मोबाइल आया, अब लोग अपनी अपनी स्क्रीन आने लगी, तो यानी ये इंडिविजुअलिटी जो है इस तरह से बढ़ती गई और एक पूरा हमारा जो कल्चरल सिस्टम था वो बदल गया। तो उसी चीज को यहाँ पर वो जो है सॉल्व व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे जो जिंदगी में जो चीजें संस्कृति जो लुप्त होती है वो हमारे आचार व्यवहार से लुप्त होती है, हमारे जीवन शैली से। अब कहते हैं कि और इस संस्कृति के परिवर्तन के पीछे का जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो होता है जो है गति, जो हमारे जीवन की गति होती है, यानी जो हमारे जीवन में तीव्रता होती है, वो जिस चीज से जो है स्लो हो जाएगी वो चीज आदमी ऑटोमेटिक छोड़ देगा। अब लेकिन क्या होता है कि जीवन जो है इस तरह से गतिशील निरंतर रहता है। अब उसमें जो है फिर आगे इनका एक था, इनकी एक बुक थी, टेलीविजन एज ए मीडियम एंड इट्स रिलेशन टू कल्चर। उसमें जो इन्होंने पॉपुलर कला और मॉस कला का जो है अंतर कर व्यक्त करते हुए कहा कि जो एक कला जो प्रसिद्ध होती है, भले वो पता लगा 10 लाख लोगों द्वारा ना देखी जाए, 1 ही लाख या 1,000 लोगों ने देखा हो, तो वो कला ज्यादा श्रेष्ठ होती है। यानी जिस खबर को हजारों लोग देखें और किसी खबर को 100 लोग देखें, तो इससे आप थोड़ी ये कहेंगे 1,000 लोग जो देखे उस खबर को जो है ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है, या 100 लोग देखे वो कम महत्वपूर्ण है। इस नजरिए से जब हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी और वो जनसंचार में फिर वही माध्यम शक्तिशाली हो जाएगा कि जिस माध्यम से अधिक लोगों तक साथ पहुंच सकते हैं, उस माध्यम को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे बजाय इसके उन माध्यमों के जिनसे हम कम लोगों तक पहुंच रहे हैं। फिर अब जैसे वो कहते हैं कि दूसरा कि जो हमारे जो जनसंचार संबंधी सिद्धांत है उसमें बहुत सारे संदेश क्या है कि माध्यम से होते हुए और रिसीवर तक जो है पहुंच के जो है खत्म हो जाते हैं। रिसीवर तक हमारे बहुत सारे सिद्धांत, अब फीड या तो वहां से फीडबैक मिल जाएगा, उस तक समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, हम किसी भी संदेश और ग्रहण के स्तर पर ऑडियंस को निष्क्रिय तटस्थ और सिर्फ श्रोता नहीं मान सकते, उसमें दर्शक की जो है सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। वो कहते हैं कि इस पहलू पे बात ही नहीं होती है, जैसा जो रेमंड विलियम्स ने भी कहा था कि हमने जो कहा क्या श्रोता ने वही चीजें ग्रहण की है, क्या श्रोता ने उसी रूप में ग्रहण किया है, उन चीजों पर भी बात हमें करनी चाहिए। वो कहते हैं कि संदेश जो है कोड के रूप में संप्रेषित होता है। कोड के रूप में संप्रेषित होने का से अभिप्राय यह है, कोड के रूप में जो संप्रेषित होता है संदेश, उससे अभिप्राय यह है कि संदेश कोड से शब्द के रूप में हो सकता है या भाव के रूप में हो सकता है, लेकिन उसको शब्दों के सहारे ही व्यक्त किया जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी कहते हैं कि संदेश जो भेजा जाता है शब्दों के सहारे, जो कोड बनता है, वो कोड केवल कोड नहीं होता, पाठ के अर्थ का विस्तार होता है। तो वो चीज यहाँ पर व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हम किसी भी माध्यम में प्रस्तुति के लिए उन्हीं विचारों के चयन करते हैं जो प्रभावशाली होता है, उन्हीं विचारों के लिए हम वो करते हैं जो प्रभावशाली होता है। हम साधारण या कमजोर विचारों का चयन नहीं कर जो है सामान्यतः। इसलिए जब संदेश का निर्माण होता है तो इसमें इनकोडिंग डिकोडिंग दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। इनकोडिंग यानी जो हम अपने विचारों को शब्दों में बदलते हैं, और जो डिकोडिंग होता है वो हम हमारे विचार और शब्द को श्रोता किस मायने में किन अर्थों में ले रहा है उसको हम डिकोडिंग के तहत लेते हैं। अब जैसे इनकोडिंग का एक शब्दों को जो है किसी विचार को शब्दों में बदलने पर जो इनकोडिंग की प्रक्रिया होती है उसको अगर और गहराई से विश्लेषित करें तो अब आपने शब्द शक्तियां पढ़ी होंगी अगर हिंदी में, तो शब्द शक्तियां 3 तरह की होती, अविधा लक्षणा व्यंजना। अब जिस लेखक के पास अपने भावों को व्यक्त करने में ज्यादा परिपक्वता होगी, अपनी अनुभूति में ज्यादा सार्थकता उसको महसूस होगी, तो लेखक क्या करेगा, वो लेखक उतना ही मतलब कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में या एक लयात्मकता में अपनी बातें कहेगा। जैसे कोई कवि हृदय होता है वो कविता में अपनी बात कहता है, कोई सामान्य व्यक्ति होता है तो उसी भाव को व्यक्त करने में वो शब्दों की अनियंत्रित श्रृंखला में अपनी बात कहेगा, और कोई और होता है तो उसको जो है जैसा जिसका मतलब वो रहेगा वो उस तरह से करेगा। वही ये चीज यहाँ पर कहते हैं यशपाल कि हम इनकोडिंग को जो है एक साधारण चीज नहीं मान सकते कि किसी चीज को जो है शब्दों में बदल दिया, बल्कि इनकोडिंग जो है एक तरह से किसी
जो है घटना और किसी उसको जो है एक स्टोरी में बदलना होता है, और स्टोरी में वही बदल सकता है जिसके पास ये कौशल हो। सब नहीं बदल सकते, सब जो है संदेश को जो है उस तरह से अपने मतलब एक तरह से कहते हैं कि जिसके पास जैसी प्रतिभा होगी, जैसी क्षमता होगी, उसी तरीके से वो करेगा। तो यहाँ पर ये नहीं है कि अगर हम किसी को बहुत मजबूत शब्द दे दें या बहुत मजबूत घटना बता दें, तो उनको उतनी ही मजबूती से वो रख पाएगा, जैसी उसकी अव्यक्त कौशल या अव्यक्त क्षमता होगी, उस पर वो निर्भर करेगा। सर आपकी आवाज चली गई। तो जो कहते हैं कि संदेश का जो वो होता है, उसका जो फॉर्म होता है, वो जो दिखता है, जैसे फॉर्म जो एक संदेश पूरा हमें दिखता है, उसमें कुछ चीजें छिपी होती, जो उसके पीछे का जो संदेश के निर्माण पीछे का जो विचार होता है, वो छिपा रहता है, वो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, उस पर कोई बात नहीं करता है। ये हॉल कहते हैं कि उस पर भी बात करनी चाहिए, कि जब हम किसी संदेश का निर्माण करते हैं या संदेश का वो करते हैं, तो उसके पीछे जो है हमारा जो एक उद्देश्य होता है, उसको जो है जब तक हम तभी समझ पाएंगे जब तक हम उसके निर्माण की जो विचार प्रक्रिया है उसको समझेंगे, तभी हम समझ सकते हैं, वैसे नहीं। अब कहते हैं कि एक तरह से जो माध्यम होता है, उसका जब हम अध्ययन करते हैं जनसंचार में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रसारण माध्यम है उसके संस्थागत संरचनाओं पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ना कि हमें जो है केवल माध्यम के ऊपरी तौर पर केवल जो है संदेश को भेजने तक ही नहीं सीमित रहना चाहिए, कि संदेश हमने भेजा और श्रोता तक पहुंच गया, इस तक केवल सीमित नहीं रहना है। हमें जो है इसको संदेश का क्या मायने है, संदेश किस फॉर्म में गया है, इस पर भी बात करनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सॉल की इनकोडिंग जो होती है वो तर्कमूलक होती है। इसमें किसी के पेशेवर विचारधाराएं, तकनीकी क्षमता, संस्थान का ज्ञान, परिभाषाएं और अनुमान आदि का जो है ज्ञान के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे कंपनियों में जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब उनसे कोई समस्या बताता है या अलग तरीके जो समस्या बताता है, तो उसको अपने हिसाब से वो टेकल करते हैं। अब उस टैकल करने के दौरान वो ये कोशिश करते हैं किसी तरह का हमारे और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन गैप ना हो। इस चीज को जब वो करते हैं, उसके पीछे जो है कारण क्या रहता है, इस टैकल के पीछे का जो है आधार क्या रहता है, वो उनका पेशेवर ज्ञान होता है कि वो बहुत सारी चीजों को जो है ऐसी समस्याओं को पहले देखे रहते हैं। तो वो कहते हैं कि जो हाल का जो माध्यम के विवेचना का जो पक्ष था, उसके 3 मुख्य बिंदु थे। एक था संदेश का उत्पादन, यानी संदेश जो बनाया जा रहा है उस पर उसका अध्ययन होना चाहिए, कहाँ से बनाया जा रहा है, किसने बनाया है संदेश को। दूसरा, उसको कहाँ पर प्रसारित किया जा रहा है। तीसरा, उपभोग, उस संदेश को उपभोक्ता किस अर्थ में, किस रूप में जो है ग्रहण किया कर रहा है। अगर इन कोडिंग और डिकोडिंग में पूरी तरह सामंजस्य नहीं होगा, तो संदेश जो है कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, या संदेश का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि मतलब कोई भी जो है इनकोडर और डिकोडर के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि श्रोता और वक्ता दोनों को जो है पर्याप्त रूप से चीजों की समझ होनी चाहिए जिस पर वो बात करने के लिए उपस्थित हुए। अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो कई बार ऐसा होगा जो संप्रेषित संदेश होगा
उसको जो है गलत अर्थ लोग ले लेंगे, गलत अभिप्राय ले लेंगे। मान लो कि दर्शक किसी शब्द का अर्थ नहीं जानता है या उसकी वो जटिलता महसूस कर रहा है उसको सुनने में या अलगाव महसूस कर रहा है, ऐसी बहुत सारी तकनीकी बाधाएं या बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा माध्यम होने के बावजूद जब तक हम उस पर जो है उसके तकनीकी पहलुओं पर ज्यादा अगर सोचेंगे और शाब्दिक चीजों पर नहीं सोचेंगे तब ऐसी समस्याएं आएंगी कि आप माध्यम बहुत अच्छा बना लीजिए, टेलीविजन पे बोलिए या कहीं भी ऐसी जगह बोलिए, तो उससे क्या होगा कि माध्यम जो है शक्तिशाली होने के बावजूद संदेश उतनी प्रभावकारिता नहीं रखेगा, ना उतना सार्थकता रखेगा। तो इसके लिए चाहिए कि हमें शब्द जो जहां से उत्पन्न हुआ है और जहां वो वितरित हो रहा है और जिसके लिए वितरित हो रहा है, इन तीनों स्तर पर हमको उस चीज का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ जो उत्पादन के स्तर पर कैसे अध्ययन करने के लिए कहा कि संदेश किन किन चीजों से बना है, उन चीजों को जो है अध्ययन किस लिए बना है, किसने बनाया है, किसको कुशलता से बनाया है, उन चीजों को देखना। तो ये यस हॉल स्टुअर्ट हॉल की अवधारणाएं थी। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके बाद हम लोग पीसी जोशी को पढ़ेंगे। कोई यह सवाल संबंधित कोई प्रश्न हो या कोई चीज नहीं अभी इतना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आगे पीसी जोशी के बारे में बातचीत करें हम लोग। जी सर। तो पूरन चंद जोशी जो है एक भारतीय विद्वान थे और मुख्य रूप से ये सांख्यिकी विभाग में काम करते थे और ये मतलब आर्थिक योजनाकारों में से एक थे। इनको जो है 1983 में एक कमेटी बनी थी, सॉफ्टवेयर की प्लानिंग कमेटी। उस कमेटी का इनको चेयरमैन बनाया गया था और इन्होंने उस चेयरमैन रहने के दौरान इनका जब संचार क्रांति का जो दौर था और उसका एक महत्वपूर्ण अवयव या महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है सॉफ्टवेयर, उस प्रोग्रामिंग के जब अध्यक्ष बने तो इनको लगा कि ये कहीं न कहीं एक संस्कृति पे हमला टाइप का, आक्रमण टाइप का इन्होंने इसको लिया कि इससे जो है हमारी संस्कृति को बचाना, हमारी स्थानिकता को यानी लोकल इंडिकेशन को जो है और तमाम सारी चीजों के लुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। ये मुख्यतः एक मार्क्सवादी विश्लेषक थे, विवेचक थे और इन्होंने जो है एक तरह से ये जो संचार क्रांति थी इस पे बहुत हद तक सरकारी नियंत्रण की मांग करते हैं। इनको लगता है कि आज के समय में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही हैं, जो जनसंचार साधनों को एक पूंजी के रूप में ले रही हैं, जो है इनके द्वारा जो फिर एक समाज जो इनके बाद खड़ा होगा, उस समाज जड़ विहीन समाज हो जाएगा और संस्कृति विहीन समाज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ये खुली बाजार नीति की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण अवधारणा बनी है कि यानी राष्ट्रवाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ग्लोबलाइजेशन और इन सब चीजों के लिए हो रहा है। तो कहते हैं कि इन सब चीजों को जो है खत्म करना पड़ेगा और हमें जो है राष्ट्रवाद को इस हद तक लागू करना पड़ेगा कि हमारी अपनी परंपराएं, हमारे अपने कल्चर और ये जो खुली बाजार नीति है, जो पूंजीपतियों के जो हाथों की कठपुतली जो मीडिया समूह या संचार समूह बन रहे हैं, उस पर कहीं कहीं रोक लगनी चाहिए। नहीं तो जो है आज के समय में जो है धर्म संबंधी समझ, धर्म सहिष्णुता और बहुत सारी जो समन्वयवाद की जो भावना है भारतीय संस्कृति के मूल की, वो विलुप्त हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि जो संचार क्रांति के पंखों पर बैठकर जो सूचना क्रांति आई है और ये लोगों के सांस्कृतिक जीवन पर हमला करते हुए उनके पुराने राष्ट्रबोध और चेतना का हनन करती है। अब देखो राष्ट्रबोध से अभिप्राय क्या होता है? राष्ट्रबोध से अभिप्राय होता है राष्ट्र के प्रति अपनी एक समझ रखना। जैसे एक व्यक्ति है उसकी राष्ट्र के प्रति समझ होगी। जैसे आप उदाहरण के रूप में मान लीजिए आप किसी 70 साल के व्यक्ति से अगर पूछिए कि भारत में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, हो सकता है वो कोई तीर्थ का स्थान बताएं या हो सकता है कोई ऐसा वो स्थान बताएं, धार्मिक स्थान बताएं। ज्यादातर आप देखिएगा अंदाज के रूप में एक सर्वे भी कर सकते हैं, ज्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो तो यही बताएंगे कोई ना कोई धार्मिक स्थल या स्थान है, इस तरह का बताएंगे आप।
या अपना जो मूल स्थान है, जो जहाँ वो जन्म लिए थे, उस गाँव के बारे में आपको बताएँगे। लेकिन अभी जो युवा पीढ़ी होगी उससे पूछिए कि सबसे अच्छा कहाँ रहना है, तो वो कहेगा बेंगलुरु में जो है जॉब ज़्यादा है, ऑफर ज़्यादा है, वहाँ रह सकते हैं, हैदराबाद रह सकते हैं, नोएडा रह सकते हैं, गुड़गाँव अच्छी जगह है। अब ये क्या है कि राष्ट्र के प्रति बोझ तो दोनों को है, लेकिन दोनों के नज़रिए में काफ़ी अंतर आ गया है। और ये अंतर क्यों आया है? क्योंकि ये अंतर आया है कि आज के ग्लोबलाइज़ेशन के दौर में, आज के जो है इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के दौर में हमारे मूल्य बदल गए। पहले मूल्य क्या थे? धार्मिक, धर्म संवेदी या सामाजिक संवेदी ज़्यादा थे। आज के मूल्य में जो है समाज से अलग व्यक्तिक मूल्य ज़्यादा हावी है। हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी है और उसको समाज में विलीन नहीं करना चाहता है। इसलिए वो छोटे-छोटे समूहों में भी विभक्त रहेगा, लेकिन वो सामूहिकता में उस हद तक नहीं जाएगा जैसे कि पहले का समाज होता था। तो आज के समय में जो ये असहिष्णुतु मतलब असहिष्णु हो गए हैं, अनेकता विरोधी हो गए हैं, कट्टरवादिता जो आई है, ये कहीं न कहीं जो है, ये पीसी जोशी स्वयं मान रहे थे कि ये मीडिया जो है कहीं न कहीं इन चीज़ों को पगलाएगी या इन चीज़ों को बहुत हद तक हावी रखेगी। तो इन्होंने जो है संचार क्रांति की बात जो आई थी, सूचना क्रांति, उसको एक तरह से सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का नाम दिया। इसमें जो मजबूत, जो प्रभावशाली जो देश होंगे, उन्हीं की संस्कृतियाँ हावी हों। जैसे आप सभी लोग साम्राज्यवाद से जान ही रहे होंगे, साम्राज्यवाद मतलब जो राजनीतिक साम्राज्यवाद था, उसमें ब्रिटेन थे, कई शक्तिशाली देश थे, वो जाके क्या करते थे, दूसरे देशों पे कब्जा करते थे। आज के भी समय में ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, जो संस्कृति मजबूत है, जिस संस्कृति के पीछे धन है या पैसा है, वही संस्कृतियाँ क्या है, हर देशों में लगभग हर लोग फॉलो अप कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है मजबूत देशों की संस्कृतियां जो है छोटे देशों की संस्कृतियों को मिटा दे रही हैं। आप देखेंगे बहुत सारे अफ्रीकन देश हैं, वो इस चीज पे बड़ा बहस करते हैं कि हमारी संस्कृति चाहे जैसी हो, लेकिन हमारी है, अब हम इसको जो है त्याग नहीं करेंगे। जैसे वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो अफ्रीका की थी वो खत्म हो गई, वो सब मतलब जो है भाषाएं से गीकुई है और बहुत सारी केन्याई लैंग्वेजेस थी खत्म हो गई। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सारी हमारी भाषाएं हैं जो लगभग खत्म होने के कगार पर हैं। इन सब के पीछे अगर मुख्य रीजन देखेंगे, मुख्य कारण देखेंगे, जो समझ में आता है वो यही आता है कि जो शक्तिशाली समूह हैं, फिर उन्हीं की चीजें धीरे धीरे लागू हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास माध्यम के एक्सेस करने का पावर हम लोगों या जो सामान्य संस्कृति वाले लोगों से है उनसे ज्यादा है। इसलिए वो ज़्यादा एक्सेस करते हैं, इसलिए उनकी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। जैसे आप स्टेट वाइज़ भी देखेंगे, कुछ स्टेटों के सॉन्ग्स में जो है एक अलग ठसक रहेगी। कुछ देशों के कुछ राज्यों के सॉन्ग आज भी लोकगीत के रूप में कुछ ही लोगों के बीच में प्रचलित हैं। कुछ स्टेट के सॉन्ग देखिए अब पूरे भारत में प्रचलित हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न है मजबूत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो आज के इस ग्लोबलाइजेशन में वही टिकेगा जिसके पास मजबूती, ताकत होगी। तो इस तरह से ये जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो है किस हद तक जो है छोटे-छोटे देशों को, तीसरी दुनिया के देशों को नष्ट कर देगा, इसके लिए ये बात करते हैं और कहते हैं कि सांस्कृतिक साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, वैश्विक स्तर पर सोचना चाहिए। और ये भी जो है रेमंड विलियम्स की तरह संस्कृति और लोकतंत्र और संचार में बहुत गहरा संबंध, अंतर संबंध देखते थे। ये कहते थे किसी देश में संचार की अगर स्वस्थ प्रक्रिया तभी होगी जब वहां पर लोकतंत्र की स्वस्थ व्यवस्था होगी। और संचार और जो है कोई संस्कृति हो या कुछ भी हो, उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में होना चाहिए और राष्ट्रीय उद्देश्यों के विरोध में नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक महत्वपूर्ण लेख लिखा था, कल्चरल डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1975 में। इसमें इन्होंने राष्ट्रीय विकास और संस्कृति के प्रति एक नए दृष्टिकोण की बात की और इन्होंने कहा कि आज जो है संस्कृति जो है लगातार एक महत्वपूर्ण कारण निभा रही है हमारे विकास में। और इन्होंने संस्कृति और विकास को एक साथ करके देखा। इन्होंने कहा कि भारत के लंबे इतिहास के पीछे अगर हम देखें, भारतीय ज्ञान परंपरा की जो अखंड परंपरा है, उसके पीछे देखें पीढ़ी दर पीढ़ी महान संत और मनीषियों का जो है प्रयास दिखता है। और यही कारण है कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और यहाँ की परंपराओं का निरंतर नवीनीकरण होता रहा। आप उदाहरण के रूप में देखेंगे, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर नव जागरण आया या इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें आई। हमारे यहाँ भारत में भी कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में नव जागरण आया,
लेकिन अभी भी उसकी उस तरह मान्यता नहीं रहती, क्योंकि उस तरह का बदलाव नहीं दिखा कुछ नवजागरण में। इसीलिए इसको नवजागरण बहुत लोग नहीं मानते हैं। कहते हैं जैसे भक्ति काल में लोगों ने कहा कि नवजागरण पुनर्जागरण होगा। उन्होंने कहा जब भक्ति काल के जागरण को आप पुनर्जागरण कर रहे हैं तो 18वीं शताब्दी में कौन सा नवजागरण हुआ? क्या आप वही जो बंगाल का कुछ छोटे स्तर पर सामाजिक जो मूवमेंट था उसको आप लेके कहते हैं? या जो साहित्य में कौन सी नई परंपरा की सूत्रपात हुई? इस तरह के बहुत सारे प्रश्नों को लेके लोग कहते हैं। अब इसके पीछे का जो भी विवाद हो, जो भी सच्चाई हो, उससे हम लोग का वास्ता नहीं। हमारा जो मुख्य यहाँ पर इस चीज को कहने का वास्ता यह है कि भारतीय परंपरा जो है निरंतर नवीनीकरण को जो है धारण करती है। भारतीय परंपरा हमेशा जो है आमूल चूक परिवर्तन की बात नहीं करती, सतत परिवर्तन, यानी जैसे सस्टेन डेवलपमेंट आपने सतत विकास की अवधारणा सुनी होगी, उसी तरीके से यानी निरंतर परिवर्तन की बात करती है। जैसे मैंने अभी एक बार क्लास में बताया भी था आप लोगों को, ये कहावत है ना कि एक आदमी जो है एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकता या 2 बार नहीं उतर सकता। उसके पीछे का रीजन जैसे उस दिन चर्चा हुई थी कि जिस पानी में आपने डुबकी लगाई वो पानी तो बह के आगे चला गया। जब आप दोबारा डुबकी लगाने जाएंगे पानी थोड़ी मिलेगा, वो दूसरा पानी पीछे से आ रहा है। उसी तरह से भारतीय परंपरा भी, भारतीय परंपरा में नवीनीकरण आप अगर तलाशेंगे तो आपको बहुत सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा और दिखेगा कि जिस तरह से धरती क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर काट रही है। लेकिन ये बात सत्य है कि धरती गोल गोल घूम रही है, लेकिन आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखाई थोड़ी पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा कि धरती चक्कर लगा रही है। लेकिन जब आप बहुत सूक्ष्मता से महसूस करेंगे, चीजों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि धरती हाँ घूम रही है, चक्कर लगा रही है। आपको लग रहा है कि धरती एकदम स्टैंड है, एकदम कांस्टेंट है, धरती कहाँ घूम रही है। उसी तरह से जो परंपरा में जो बदलाव को अगर आप वैसे बाहर खड़े होकर देखेंगे तो भारतीय परंपरा में कोई बदलाव नहीं दिखेगा, कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अगर गहराई से विश्लेषण करेंगे तो फिर दिखेगा। वही चीज यहाँ पर भी वो कहते हैं कि हमारे जो मनीषी थे, जो हमारे ऋषि थे, यहाँ की परंपराओं का निरंतर नवीनीकरण किया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जनसंचार आने के बाद या सूचना क्रांति आने के बाद इस विशेषता को बचाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये बड़ी चिंता जाहिर करते हैं और कहते हैं कि हमें जो है काफी हद तक सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में अव्यक्त की आजादी के साथ साथ क्या अव्यक्त की जा रही है इसकी भी चीजों पर जो है जांच पड़ताल करना चाहिए। और इनका सबसे बड़ा जो स्थापना था, पीसी जोशी की सबसे बड़ी स्थापना थी, वो कहते हैं कि किसी मतलब जनसंचार के किसी उपभोक्तावादी मॉडल की बजाय एक वैकल्पिक मॉडल को हमें देखना होगा। आज के समय में सिर्फ देख रहे हैं कि उपभोक्तावादी मॉडल है, यानी जो चीज बिक रही है, जिसका चीज कंज्यूम ज्यादा हो रहा है, उसी चीज को हम लोग अच्छा मान रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो है उन चीजों का भी देखना होगा कि जो उपभोक्तावादी नजरिए से अलग है जो खबरें। इसलिए कहते हैं उपभोक्तावादी मॉडल के अलावा भी एक मॉडल को हमें करना होगा। कह रहे हैं कि आज के समय में ये तारीफ भी करते हैं कि आज के समय में संचार माध्यम का गुण ये है कि वह लोगों को जहाँ पृथक करती है वहां उन्हें आपस में जोड़ती भी है, सहभागी बनाती है। और लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि आज जनसंचार के माध्यमों में बहुत बड़ी बड़ी पूंजी वालों के कब्जे हो गए हैं। जिससे छोटे उत्पादन में जो लगे छोटे श्रमिकों, ये सबकी कोई वो अहमियत नहीं रह गई। और कह रहे हैं कि इसीलिए हमें संचार के प्रति जो है किसी राष्ट्रीय नीति को तैयार करने के लिए अब जो है अवश्य रूप से कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे। नहीं तो ये जो जनसंचार का जो वर्तमान मॉडल है, ये हमारी संस्कृति पर एक तरह से हमला करके हमारी विशेषताओं को नष्ट कर देगा। अब पीसी जोशी ने जो संचार का वैकल्पिक मॉडल बताया, लोगों ने कहा कि भाई कौन सा मॉडल है, क्या है, तो उन्होंने उदाहरण दिया जापान और रूस का। कहते हैं कि हम जापान और रूस के तरह संचार के वैकल्पिक मॉडलों को अपना सकते हैं। वहाँ क्या है, वहाँ भी मीडिया पर बहुत हद तक सरकारी नियंत्रण रहता है। आर्थिक के अलावा राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सरकार नियंत्रण रखती है। इसी तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन पीसी जोशी साहब के इस कथन से हम लोग इसलिए नहीं सहमत हो सकते हैं कि जापान और रूस की जो है राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हमसे भिन्न है और भारत की जो है स्थिति अलग है। इसलिए जो है हम जो है उस तरह से चीजों को नहीं कर सकते जैसा जापान और रूस करते हैं।
और ये कहते हैं कि जैसे पीसी जोशी का मुख्य उद्देश्य ये था कि लोकतंत्र में रहने वाला छोटे से छोटा भी व्यक्ति या समूह अपनी स्वायत्ता और सहभागिता का अनुभव कर सके, यानी वो अपने को छोटा ना करे। तो इस तरह से जो है पीसी जोशी और एस्थावल का सिद्धांत था। अब इनसे संबंधित कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग आजादी के पहले की जो है हिंदी पत्रकारिता को पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है आप लोगों के पास पीसी जोशी एस्थावल संबंधी? कोई प्रश्न नहीं है आप लोग के पास? देखिए, जो सिद्धांतकार हैं, चाहे आपके मार्शन मैक्लुहान हो, रेमंड विलियम्स हो, एस्थावल हो, पीसी जोशी हो, इन चारों पर बात हो गई है। अगर यदि आपको लगता है परीक्षा की दृष्टि से या कोई अन्य जैसे कोई भी प्रश्न हो, तो आप निसंकोच यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम परिचर्चा कर सकते हैं उस पर, क्योंकि अब यही मौका है। इसके बाद जो है आप लोगों को सीधे पेपर देना है, इसलिए कोई भी आपको प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। चलिए फिर आजादी के पहले की हिंदी पत्रकारिता पढ़ते हैं। जो आजादी के पहले की हिंदी पत्रकारिता थी, उसके बारे में जो हम अगर कालखंड में विभाजन में देखेंगे, तो उसमें भारतेंदु युग को जो है केंद्र में रखा जाता है हिंदी पत्रकारिता में। तो इसको विभाजन ऐसे होता है कि भारतेंदु पूर्व काल और भारतेंदु के बाद, यानी प्रारंभिक युग, भारतेंदु पूर्व काल, ये माना जाता है 1826 से 1867 तक। इस दौरान कुछ पत्र हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा यहाँ कर लेते हैं, जैसे परीक्षा में भी आपको लिखने में होता याद आ जाए। वुडन मार्तन था, 1830 में 1826 को प्रकाशित हुआ था। या 8 पृष्ठों का एक पत्र था जिसका मासिक मूल्य 2 रुपए था। इस पत्र में सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादले, सरकारी विज्ञप्तियां, बाजार भाव तथा देश विदेश के कुछ समाचार छपते थे। और इसकी जो भाषा थी वो मध्य देशीय भाषा थी। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अखबार हैं जिनका हम लोग केवल नाम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक है बंगदूत और प्रजामित्र। फिर इसके बाद जो है सुधाकर अखबार है साप्ताहिक, ये तारा मोहन मित्र का था। फिर प्रजा हितैषी है, फिर बनारस अखबार है। ऐसे बहुत सारे अखबारों के बाद जो है इसी श्रृंखला में अगर हम देखेंगे तो दूसरा चरण जब शुरू होता है भारतीय युग का 1867 से 1900, तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण अखबार हमें दिखाई पड़ते हैं। इसमें एक कवि वचन सुधा है जो इन्हीं की थी, हरिश्चंद्र, भारतीय हरिश्चंद्र ने 1867 में काशी से निकाला था। फिर एक और जो है उस समय के पंडित बालकृष्ण भट्ट की मासिक अखबार था हिंदी प्रदीप। और एक अल्मोड़ा अखबार भी था, 1871 निकलता था। इसके अलावा भारतेंद्र ने जिन अन्य पत्रों का संपादन किया उसके बारे में भी हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। उन्होंने कवि वचन सुधा 1867 में निकाली थी।
हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, हरिश्चंद्र चंद्रिका बाला बोधनी, मतलब हरिश्चंद्र मैगजीन को ही बाद में उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया था, और बाला बोधनी जो 1874 में, एक मोहन चंद्रिका 1880 में, नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका 1884 में। इस तरह से जो है इन्होंने अपनी जो है कुछ प्रमुख पत्रिकाएं अखबार निकाले। अब जो 1877 में हिंदी प्रदीप जो निकलता था, वो हिंदी प्रवर्धनी सभा से उसे निकाला जाता था, और इसके संपादक थे पंडित बालकृष्ण भट्ट। इसी तरीके से 1878 में जो है कलकत्ता से भारत मित्र निकलता था, इसके संपादक थे छोटू लाल मिश्रा और प्रबंधक थे दुर्गा प्रसाद मिश्र। अब ये अखबार जब निकाला गया था तो मासिक निकाला गया था, लेकिन इसके 500 ग्राहक बहुत जल्दी बन गए थे, इसलिए इसको बाद में साप्ताहिक कर दिया गया। फिर ये अखबार कुछ दिनों बाद 1857 में दैनिक अखबार हुआ, लेकिन कुछ ही महीनों में ये अखबार दैनिक होते ही बंद हो गया। फिर ये जो है इसका प्रकाशन 1911 में शुरू हुआ, और फिर ये करीब 57 वर्ष तक भारत में निकलता रहा, और उसके बाद जो है ये बंद हो गया। इसके जो संपादकों में जो प्रमुख लोग थे, के नाम है अमृतलाल चक्रवर्ती, राधा कृष्ण चतुर्वेदी, बाल मुकुंद गुप्त और पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अब जो है 1881 में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने जो है हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका नाम से 1881 में एक पत्रिका का प्रकाशन किया। अब इस पत्रिका के लेखकों में भारतेंद्र और मिश्रबंधु भी थे। अब इसके बाद जो एक भारतेंद्र युग के जो प्रमुख साहित्यकार थे प्रताप नारायण मिश्र, उन्होंने कानपुर से ब्राह्मण नामक मासिक पत्र निकाला। इसके बाद जो है हिंदी का एक तीसरा दैनिक हिंदुस्तान, ना कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है काला काकर से राजा रामपाल सिंह ने प्रकाशित करवाया। और इसके अलावा नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी 1896 में निकली। तो इस तरह से जो भारतीय युगीन प्रमुख कुछ पत्रिकाएं थी, यहाँ पर केवल नाम इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि एसएल के मैटर में ये सब चीजें लिखी होंगी, आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। जो भारतीय युग के बाद जो तीसरा चरण था 1900 से 1920 यानी द्विवेदी, इस समय की महत्वपूर्ण पत्रिका थी सरस्वती, आप सभी लोग जानते ही हैं। 1902 तक बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन किया था। फिर 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया। और इस युग के कुछ प्रमुख अखबारों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक अभ्युदय प्रयाग से निकलता था, हिंदी केसरी भारत बंबई से निकलता था, विश्वमित्र कलकत्ता से निकलता था। इस तरह से जो है ये इस समय का बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। सर्व हितैषी इसलिए भी ध्यान रखना है कि यह गांव से निकलने वाला पहला हिंदी दैनिक था, जो उन्नाव के चमरौली गांव से निकला था, सर्व हितैषी। इसके बाद भारतीय पत्रकारिता के हिंदी पत्रकारिता के दौर में 1921 से 1946 तक गांधी युग आया। इस युग में जो है कुछ प्रमुख अखबार प्रकाशित हुए। 1920 में आज, वर्तमान कानपुर से, चांद, मतवाला, हिंदू संसार, सैनिक और विशाल भारत, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान दैनिक, सरिता और आर्यावर्त, ऐसे बहुत सारे अखबार उस समय निकले। अब यहाँ थोड़ी सी जो चर्चा कर लेनी चाहिए कि हिंदी पत्रकारिता में हिंदी भाषा को बहुत सारे नए शब्द दिए। जैसे एक अखबार की अगर हम बात करें आज अखबार से, तो श्री, सर्वश्री, राष्ट्रपति, मुद्रास्फीति, लोकतंत्र, नौकरशाही, यायावर, कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय से बहुत सारे शब्द दिए गए, और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के बहुत सारे शब्द राष्ट्रीय स्तर पर इन लोगों ने प्रचलित करवाया। इस तरह से जो है बहुत सारे शब्दों को भी हिंदी पत्रकारिता में दिया। अब देश के स्वतंत्र होने से पहले और ने भी बहुत सारे अखबार थे, नव भारत था, इंदौर समाचार था, ऐसे बहुत सारे थे जिनसे जो है आप देखेंगे आजादी की पहले की हिंदी पत्रकारिता थी। तो जो आजादी की पहले की जो हिंदी पत्रकारिता थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पत्रकारिता मिशन भाव से आधारित थी, व्यवसायिकता नहीं थी। नया नया प्रिंट मीडिया का प्रयोग बढ़ा था, और लोग जो है व्यवसायिकता के रूप में पत्रकारिता को नहीं लेते थे, एक समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता थी। लिहाजा जो है समाज सेवा के रूप में पत्रकारिता को देखने के कारण
बहुत हद तक आप देखेंगे उस दौर में ऐसे बड़े बड़े समाज सुधारकों ने जो है अपना योगदान इसी के माध्यम से दिया, चाहे वो गांधी जी रहे हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, या बहुत सारे आजादी की लड़ाई में से तिलक जी और बहुत सारे ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी हैं या जो आजादी की लड़ाई के स्वतंत्रता सेनानी रहे, इन्होंने अखबार निकालकर अपनी जो है महत्ता को या अपनी समाज सेवा की भावना को व्यक्त किया। अब हिंदी पत्रकारिता के अग्रदूत तो भारतीय को माना जाता है। भारतीय ने भी उस समय कई पत्रिकाएं निकाली, बाला बोधनी जैसी पत्रिका निकाल के स्त्री संबंधी समस्याओं को उन्होंने स्पष्ट किया। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे जो आजादी के पहले की हिंदी पत्रकारिता है वो एक मिशन भाव में, एक समाज सुधार की चेतना से, एक नव राष्ट्रीय निर्माण की चेतना से और विभिन्न सारी कुरीतियों और जो है रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए दिखाई पड़ती है। इन सब के बीच में उसके जो व्यवसायिक मूल्य थे वो कहीं ना कहीं वो इग्नोर हुए, यानी उपेक्षित हुए। इसीलिए ये जो आजादी के पहले की जो प्रमुख पत्रिकाएं थी, इन पत्रिकाओं का जो है देखेंगे कि जो काल था वो लंबा नहीं होता था। कभी कोई 2 साल निकली, कभी कोई 1 साल निकली, कभी कोई 6 महीने निकली। ऐसे बहुत सारी पत्रिकाएं निकल निकल के जो है खत्म हो गई और उसका जो है लिहाजा कोई वो मतलब बहुत दिनों तक तो ना निकलने से कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन आज भी वो पत्रिकाएं संरक्षित हैं और हमारे जो पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों की जो है एक तरह से ज्ञान भंडार में वृद्धि करती है। उनके बहुत सारे अंक आप पढ़ेंगे तो उस समय की जो पत्रकारिता का जो कलेवर था, उस समय की जो पत्रकारिता का एक लहजा था, वो चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो इस तरह से जो आजादी के पहले की हिंदी पत्रकारिता थी, अब आप उसके बाद जैसे कई टॉपिक हैं उनको आप देखेंगे, संचार क्रांति, सूचना क्रांति, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा। बहुत ज्यादा इस पे चर्चा और परिचर्चा करने की इसलिए क्योंकि उसमें मैटर में है ही दिया है और इस पे चर्चाएं कई बार हो गई हैं। तो आप लोगों की कोई और प्रश्न हो तो उस पर बात हो, क्योंकि नहीं तो इसके बाद ये क्लास की मतलब समाप्ति की जाए। आप लोग कोई और प्रश्न हो या कुछ पूछ सकते हैं सिलेबस संबंधी, तो इसके बाद मतलब फिर क्लास का एंड कर दिया जाएगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या अन्य जो टॉपिक है उन पे कोई बात करनी हो तो आप लोग अभी बता दीजिए, तो अभी चर्चा हो जाएगी। कोई प्रश्न की आपकी ये अभी मतलब इसके बाद फिर आपकी कोई क्लास होगी नहीं। मुझे नहीं लगता सर किसी का। अच्छा, अन्य लोगों को कोई बात रह गई हो? तो चलिए फिर आप लोगों को परीक्षा की जो है शुभकामनाएं देते हुए फिर जो है बाकी इस मटेरियल तो एसक्यूएल का प्रयास ही है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और उम्मीद भी है कि आप लोग अच्छा ही करेंगे। तो
बाकी कोई आपको अगर कोई चीज सूचना पूछनी हो या कुछ करना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप में तो है ही। जी सर। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को परीक्षा की बहुत शुभकामनाएं। बाकी यू फिर सर। आप क्लास को ज्वाइन करते हैं। ठीक है। ओके सर। धन्यवाद सर।